प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है हमारा कारक। आज हम बात करेंगे कारक के विषय में। कारक विद्यार्थियों, ये जो कारक है इसका अर्थ देखते हैं। कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला। काम करने वाला भी हो सकता है या किसी कार्य को करने वाला भी हो सकता है। तो कारक का अर्थ हमने देखा कि कारक का अर्थ होता है करने वाला। अब हम देखते हैं हम कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा। अब हम देखते हैं कारक की परिभाषा। कारक की परिभाषा में क्या देखेंगे कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का जो संबंध है वह वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ किया जाता है उसे कारक कहते हैं। क्या देखा हमने? जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का अर्थ, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का अर्थ, यानी कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का अर्थ नहीं, संबंध, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद जो है उसका संबंध हमने देखा, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ किया जाता है। किया जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक की परिभाषा हमने क्या देखी कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ किया जाता है उसे हम कारक। अब हम बात करते हैं विभक्ति। विभक्ति, इसका संबंध भी इस कारक से है। विभक्ति को विद्यार्थियों हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। विभक्ति का जो दूसरा नाम है वह है परसर्ग। अब विभक्ति की परिभाषा देखते हैं कि कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जो चिन्ह हैं उसे हम विभक्ति कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विभक्ति कहते हैं। कारक की परिभाषा हमने देखी, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों व क्रिया के साथ किया जाता है उसे हम कारक कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा कि विभक्ति, इसको हम परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विभक्ति या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब बात आती है कारक के प्रकारों की। अब हम बात करते हैं कारक के प्रकार। कारक के प्रकार। तो विद्यार्थियों, कारक जो है वह 8 प्रकार के होते हैं।
या कारक के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 है कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक, तीसरा है करण कारक, चौथा जो है वह है संप्रदान कारक, और पांचवा जो है वह है अपादान कारक, छठवा जो है वह है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण कारक, और आठवां जो है वह है संबोधन कारक। तो विद्यार्थियों, कारक जो हैं उसके 8 भेद होते हैं, या कारक जो हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता जो कारक है उसका जो विभक्ति चिन्ह है वह है ने। इसको एक तरीका भी है याद करने का कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के अधिकरण में पर पे और संबोधन है अरे ओ। ये इसको याद करने का तरीका है। तो हमने देखा कारक की परिभाषा देखी, तो ये कर्ता है, इसका जो ये ने है, कर्ता ने कर्म को करण से, ये जो ने को से ये जो हैं ये कहलाते हैं विभक्ति चिन्ह, जिसको हम पर सर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो हम पहले कारक की बात करते हैं जिसका नाम है कर्ता कारक। पहला जो कारक है उस कारक का नाम है कर्ता कारक। नंबर 1 है कर्ता कारक। विद्यार्थियों, कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, करने वाले का बोध होता है। हमने क्या देखा कि संज्ञा या सर्वनाम क्रिया के करने वाले का बोध होता है। संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है। कर्ता कारक की परिभाषा देखी कि संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। अब बात आती है इसके उदाहरणों की। जैसे नंबर 1 पे अपन बात करें तो जैसे है नरेश। इसमें थोड़ा सा एक बात और भूल गए हम कर्ता कारक के बारे में, वो और देख लेते हैं कि इसमें हमने ये तो देख लिया कि संज्ञा या सर्वनाम में क्रिया के करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहा जाता है, और इसकी विभक्ति जो होती है वो ने होती है। इसके साथ एक बात और है कि यह संज्ञा अथवा सर्वनाम ही होता है तथा क्रिया से उसका संबंध होता है। विभक्ति का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ ही होता है, वह भी भूतकाल में होता है। जैसे नंबर 1 है नरेश ने पाठ पढ़ लिया है। नरेश ने पाठ पढ़ लिया है। पढ़ना क्या है? पढ़ लिया है। नरेश ने पाठ पढ़ लिया है,
दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं, मोहन ने भोजन कर लिया है। तीसरा देखे, राधा ने नृत्य किया, मीना ने गीत गाया। दूसरे नंबर का कारक है कर्म कारक। दूसरा जो कारक है उसका नाम है कर्म कारक। कर्म कारक। तो सबसे पहले अपन कर्म कारक की परिभाषा देखते हैं कि कर्म कारक किसे कहते हैं। कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है, शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। बिल्कुल सीधा सा है कि क्रिया का फल जिस भी शब्द पर पड़े उसे हम कर्म कारक कहेंगे। कर्म कारक की का जो विभक्ति चिन्ह होता है वह होता है को। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है को होता है। और इसके साथ ही यानी कि कर्म कारक जो होता है उसका विभक्ति चिन्ह को होता है। और विभक्ति को, विभक्ति जो को है उसका प्रयोग केवल सजीव कर्म कारक के साथ ही होता है, निर्जीव के साथ नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में अपन देखते हैं, जैसे में देखते हैं नंबर 1, राधा ने नौकर को बुलाया। राधा ने नौकर को बुलाया। अब इसमें जो नौकर है वह क्रिया का फल, यानी कि बुलाना तो क्या है, ये तो क्या है क्रिया, और नौकर जो है वह क्रिया का फल नौकर पर पड़ रहा है। क्रिया का फल जो है किसके ऊपर पड़ रहा है, नौकर के ऊपर। और हमने देखा कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमने देखा राधा ने नौकर को बुलाया, तो बुलाना तो क्या है, क्रिया है, और नौकर यहां क्या हो गया, क्रिया का फल पड़ रहा है। क्रिया का जो फल है वह क्या हो गया, नौकर है। अब इसमें अपन बात करते हैं, इस वाक्य में बुलाया जो है वो क्रिया का फल नौकर पर पड़ रहा है। बुलाया जो क्रिया है इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, नौकर पर पड़ रहा है। इसलिए नौकर जो है वो कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक हो गया। दोबारा से देखते हैं कि एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि राधा ने नौकर को बुलाया, तो बुलाया तो क्या हो गई, क्रिया हो गई, और नौकर हो गया। क्रिया का फल जो है किसके ऊपर पड़ रहा है, नौकर के ऊपर पड़ रहा है। और हमारी परिभाषा क्या कहती है कि क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। तो ये क्रिया है, इसका फल किसके ऊपर पड़ रहा है, नौकर के ऊपर पड़ रहा है। तो यहाँ पे नौकर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। दूसरा है वह पत्र लिखता है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, वह है पत्र लिखता है, तो इसमें पत्र आ गया। तीसरे में देखें, मीना ने गीता को पुस्तक दी। चौथा एग्जाम्पल देखें, स्वाति कॉलेज जा रही है। इसके साथ ही अपन कुछ और पॉइंट देखते हैं कि आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव के लिए भी विभक्ति का प्रयोग होता है। आज्ञा सूचक जो भी शब्द होते हैं, आज्ञा सूचक शब्दों में, आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आज्ञा सूचक शब्दों में निर्जीव विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे होता है वह अपन देखते हैं कि जैसे पुस्तक को मत फाड़ो, जैसे नंबर 1 है
पुस्तक को मत फाड़ो। दूसरा है, दूसरे पे अपन बात करें, पहला हमने देखा पुस्तक को मत फाड़ो, दूसरा है कुर्सी को मत तोड़ो। कुर्सी को मत तोड़ो, तो आज्ञा सूचक क्या है? मत। मत और निजी विभक्ति का प्रयोग इसमें हो रहा है। आगे हम बात करते हैं स्वाभाविक क्रियाओं में कर्म कारक जो होता है, स्वाभाविक क्रियाएं, जैसे उसको प्यास लगी है, राम को बुखार हो रहा है। अब तीसरा जो कारक है वह है करण कारक। तीसरा कारक जो है वह है करण कारक, उसके बारे में अपन देखते हैं। तीसरा जो कारक है वह है करण कारक। करण कारक की परिभाषा देखते हैं कि पहले तो इसका अर्थ देखते हैं कि करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। करण का शाब्दिक अर्थ होता है साधन या माध्यम। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माध्यम। करण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि साधन या माध्यम। करण का शाब्दिक अर्थ साधन या माध्यम। अब हम करण की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या करेंगे? कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। वाक्य में कर्ता, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है। हमने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से कार्य करता है या क्रिया करता है, क्रिया करता भी बोल सकते हैं इसको हम, क्रिया करता है, क्रिया करता है, उसे करण कारक कहा जाता है। कारक कहा जाता है। हमने क्या देखा कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है, कर्ता जो होता है जिसकी सहायता से क्रिया करेगा उसे हम करण कारक कहेंगे। जैसे, और इसका विभक्ति चिन्ह जो होता है वो होता है से। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से होता है। जैसे मैं कलम से लिखता हूं, जैसे मैं कलम से लिखता हूं, मैं क्या हो गया? कर्ता, लिखना क्या हो गई? क्रिया। परिभाषा क्या बोलती है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। कर्ता जो है किसकी सहायता से क्रिया कर रहा है? कलम की सहायता से। कर्ता है मैं, क्रिया है लिखना, और कर्ता किसकी सहायता से क्रिया कर रहा है? कलम की सहायता से। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि इस वाक्य में लिखने की क्रिया जो है वो कलम से की गई है। लिखने की जो क्रिया है वो किससे की गई है? कलम से की गई है। इसलिए कलम क्या है? करण कारक है। इसलिए कलम क्या हो गया? करण कारक हो गया। दोबारा से बात करते हैं करण कारक की परिभाषा की कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया करता है। कर्ता कौन है? मैं। और किसकी सहायता से क्रिया कर रहा है? कलम की सहायता से। कलम क्या है? वो लिखना क्या है? क्रिया है। तो इसमें वाक्य हो गया कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जो है जिसकी सहायता से क्रिया करता है उसे करण कारक कहेंगे। तो कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया कर रहा है उसका नाम है कलम। तो इसमें मैं कलम से लिखता हूं, इसमें जो कारक है कलम में वह है करण कारक। आगे अपन एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे मैंने गिलास से पानी पिया, मैंने गिलास से पानी पिया। अगला अपन देखें कि सानिया बैट से खेलती है। चौथा अपन बात करें मैंने दूरबीन से पहाड़ों को देखा।
और 5वें नंबर पे है भिखारी क्रम से बैठे हैं। इनमें सारे में सारे कौन सा कारक है? करण। तो विद्यार्थियों, आज हमने बात की कारक की, और कारक के 3 जो प्रकार हैं, जो भेद हैं, वो हमने पढ़े। कर्ता कारक, कर्म कारक और करण कारक। अगले वीडियो में हम जो चौथा कारक है, संप्रदान जो कारक है, उसके साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।